हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नू हिंदी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम BHDLA 137 हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, साथ ही में उनके आंसर्स भी देखेंगे। ठीक है, तो अब हम अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं है आपके एग्ज़ाम में। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, संप्रेषण के महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो जो संप्रेषण होता है उसके महत्व के बारे में आपको बताना है, उस पर प्रकाश डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट में इनका आंसर दिया गया है, आप इसे पढ़ लेना। ठीक है, पहला पॉइंट है व्यवसाय को प्रोत्साहन। ठीक है, दूसरा है श्रम में गतिशीलता, तीसरा है समाजीकरण, चौथा है समन्वय एवं नियंत्रण। ठीक है, इसके बाद आगे है पांचवा कार्य निष्पादन में कुशलता, छठा है पेशेवर लोगों के लिए सहायक, सातवां है आपातकाल में सहायक, आठवां है समुद्री तथा हवाई वायु यातायात। ठीक है, इसके बाद है शिक्षा का प्रसार, आगे है विज्ञापन। ठीक है, ये कुछ जगह हम कह सकते हैं जहाँ पर क्या है, संप्रेषण का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। ठीक है, तो इसके अंदर सभी के बारे में बताया गया है, आप इसे ना खुद से पढ़ लेना। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, आंगिक संप्रेषण और भाषा पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो आपको पता होगा आंगिक संप्रेषण किसे कहते हैं और भाषा क्या होती है, तो आप इसे पढ़ लेना। ठीक है, ये रहा इसका आंसर। यहाँ पर जो है इसका आंसर खत्म होता है। ठीक, इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, साक्षात्कार में संप्रेषण का क्या आधार है। साक्षात्कार मतलब जो इंटरव्यू होता है। ठीक है, इंटरव्यू कहते हैं इंग्लिश में। तो जो साक्षात्कार के अंदर जो संप्रेषण होता है उसका क्या आधार होता है, आपको वो बताना है। तो जो साक्षात्कार होता है वो क्या होता है, साक्षात्कार आमतौर पर दो व्यक्तियों के बीच में होने वाला परस्पर आदान प्रदान है। ठीक है, इसमें एक पक्ष जो होता है वो सवाल पूछता है और जो दूसरा पक्ष होता है वो जवाब देता है। ठीक है, अगर हम मोटे तौर पर बात करें तो जो साक्षात्कार होता है उसके 5 सिद्धांत होते हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला है औपचारिक संप्रेषण, दूसरा है परस्पर संवाद, तीसरा है दो पक्षों का शामिल होना, और इसके बाद है गंभीर विषय, और पांचवा है प्रश्नोत्तर शैली। जो साक्षात्कार होता है वो प्रश्नोत्तर शैली में होता है। ठीक है, और पहला ही अगर हम इसके सिद्धांत की बात करें तो वो क्या है, औपचारिक संप्रेषण। मतलब इसके अंदर जो संप्रेषण है वो महत्वपूर्ण है, उसका कोई ना कोई आधार है। ठीक है, बिना संप्रेषण के कोई भी साक्षात्कार जो है वो पूरा नहीं हो सकता, और जो साक्षात्कार लिया जाता है होता है वो औपचारिक संप्रेषण के अंदर होता है। ठीक है, तो आप इसे पढ़ लेना कि औपचारिक संप्रेषण क्या होता है और किस तरह से ये साक्षात्कार के अंदर अपना कार्य करता है, और ये किस तरह से महत्वपूर्ण है साक्षात्कार के अंदर। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, आप इसे पढ़ लेना। बाकी ये जितने भी पॉइंट हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर जो है इसका आंसर खत्म होता है। ठीक है ना, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, संवाद के स्वरूपों का परिचय दीजिए। जो संवाद हम करते हैं उसके स्वरूप होते हैं कुछ, उनके बारे में आपको बताना है कि जो संवाद होता है उसका स्वरूप कैसा होता है, उसका प्रकार क्या होते हैं, उनका परिचय देना है आपको। ठीक है, तो आप इसका आंसर भी ये देख सकते हैं। ठीक, ये पॉइंट में। ठीक है ना, उदाहरण के साथ आपको इसमें अच्छे से समझाया गया है, तो आप इसे ना पढ़ लेना अच्छे से खुद से, क्योंकि अगर आप इसे खुद से अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको पता रहेगा कि आपको जो आंसर है वो किस तरह से लिखना है अपने एग्जाम में। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, साहित्यिक विधा के रूप में पत्र लेखन की विशेषताएं बताइए। ठीक है, जो पत्र लेखन है वो एक साहित्यिक विधा होती है, आपको पता होगा। ठीक है, तो उसी की विशेषताएं आपको बतानी है, पत्र लेखन की जो पत्र विधा है उसकी विशेषताएं आपको बतानी है। और जो पत्र विधा होता है, ठीक है, जो पत्र लेखन जो होता है वो किस में लिखा जाता है, वो लिखित संप्रेषण के अंदर आता है। ठीक है, तो लिखित संप्रेषण के बारे में भी फिर आप आगे बताएंगे। इसके अंदर लिखित संप्रेषण वही होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी बातों को लिख कर बताते हैं। ठीक है,
लिखकर सामने वाले व्यक्ति को व्यक्त करते हैं, वो होता है लिखित संप्रेषण। तो आप इसे पढ़ लेना, ठीक है ना। यहाँ पर जो है इसका आंसर खत्म होता है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, पत्र लेखन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, जो पत्र लेखन होता है उससे आप क्या समझते हैं, आपको उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो आप इसे भी देख लेना। ये रहा इसका आंसर। देखेंगे तो ये पॉइंट वाइज का आंसर दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर और पत्र लेखन के लिए कुछ आवश्यक बातें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए पत्र लेखन करते समय, तो वो भी आप पढ़ लेना इसको, ठीक है। यहाँ पर जो इसका आंसर खत्म होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा है गैस पेपर 2। इसका हमारा पहला क्वेश्चन है, कार्यालयी लेखन से क्या तात्पर्य है। ठीक है, जो कार्यालयी लेखन होता है उसके बारे में आपको बताना है कि उससे आप क्या समझते हैं, उसका क्या तात्पर्य है। यहाँ पर इसका आंसर भी खत्म होता है, ठीक। आप इसे पढ़ लेना खुद से। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। जो हम संप्रेषण करते हैं, ठीक है, उसके जो सिद्धांत होते हैं उनका वर्णन करना है आपको, ठीक है। तो इसके सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। सजगता का सिद्धांत होता है, ठीक है, पहला सिद्धांत हुआ योग्यता का सिद्धांत। इसके बाद आया सहभागिता का सिद्धांत है। अगला है उचित सामग्री का सिद्धांत, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर खत्म होता है। और आगे हमारा क्वेश्चन है, लिखित संप्रेषण का आशय स्पष्ट करते हुए बताइए कि उसमें किन बातों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो लिखित संप्रेषण के बारे में पहले तो आपको बताना है कि क्या होता है, और जब हम लिखित संप्रेषण करते हैं तो उसके अंदर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, लिखित संप्रेषण करने से पहले, तो वो आपको बताना है। तो कुछ बातें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि जो हम लिखित संप्रेषण कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ठीक है, और क्या होगा कि किस बारे में हम कर रहे हैं, ठीक है, हमारा क्या उद्देश्य है उस लिखित संप्रेषण को करने का, ठीक है। लिखित संप्रेषण के अंदर हम क्या करते हैं ना, पत्र, रिपोर्ट, टिप्पणी, कहानी, उपन्यास, लेख आदि कुछ भी हम जो है वो लिखित संप्रेषण के अंदर ही लिखते हैं, ठीक है। तो वो तय करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम क्यों लिख रहे हैं लिखित संप्रेषण जो भी कर रहे हैं, ठीक है, और हम क्या लिख रहे हैं, ठीक है। हमें विषय पता होना चाहिए, सबसे पहले हमें हमारा विषय तय हो जाना चाहिए। उसके बाद हमें कौन ध्यान में रखना चाहिए कि हम जो ये लेखन लिख रहे हैं, लिखित संप्रेषण जो भी कर रहे हैं, कहानी है, लेख है, टिप्पणी है, रिपोर्ट है, जो भी लेखन है वो पढ़ने वाला कौन है, ठीक है, जो उसको पढ़ेगा, जो प्राप्तकर्ता होगा वो कौन है, हमें ये ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आगे है कब, ठीक है, और अंतिम है कैसे, कि हमें वो कैसे लिखना चाहिए। तो ये 5 पॉइंट होते हैं, 5 बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखकर लिखित संप्रेषण करना चाहिए, ठीक है। तो इनको अच्छे से समझाया गया है, सबको 5 पॉइंट्स के बारे में बताया गया है, तो वो आप पढ़ लेना, ठीक है ना। यहाँ पर जो है इसका आंसर खत्म होता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण के विविध रूपों का परिचय दीजिए। ठीक है, जो संप्रेषण होता है उसके कुछ रूप होते हैं, उनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। उसके जो विविध रूप जो होते हैं उनके बारे में आप बताएंगे। तो पहला है साक्षात्कार, ठीक है, आगे है संवाद, तीसरा है सामाजिक आदान प्रदान, ठीक है। यहाँ पर 3 ही रूपों के बारे में बताया गया है, तो आप इसे पढ़ लेना खुद से, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा के विभिन्न रूपों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, जो भाषा होती है उसके बारे में आपको बताना है, उसके जो विभिन्न रूप कौन कौन से होते हैं वो आप बताएंगे, ठीक है। तो ये तो हुआ भाषा के विभिन्न रूप, ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ, ये प्रमुख क्या होते हैं, अंग होते हैं भाषा के, ठीक है।
नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखित भाषा की बात की गई है। तो जो लिखित भाषा होती है उसके अंदर 3 गुण पाए जाते हैं। वो कौन-कौन से होते हैं? प्रसाद, ओज और माधुर्य। ठीक है? तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रसाद के बारे में पहले बताया गया है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, उसका वो क्या होता है प्रसाद, ठीक है? और साथ ही में इसका यहाँ पर ये एक उदाहरण दिया गया है जो कि एक निराला के किसी काव्य का लिया गया है, ठीक? इसके बाद यहाँ पर ओज का शाब्दिक अर्थ बताया गया है, ये दूसरा गुण है हमारा, ठीक है? और यहाँ पर क्या है, इसका भी जो उदाहरण है वो दिया गया है। ये दिनकर की एक कविता से लिया गया उदाहरण है, ठीक है? तो आप इसे देख लेना। इसके बाद नीचे बताया गया है माधुर्य का अर्थ, ठीक है? ये भी क्या है, लिखित भाषा के एक गुण है, ठीक है? तीसरा और अंतिम। तो आप ये देख सकते हैं, इसे पढ़ लेना, ठीक है? और यहाँ पर क्या है, प्रसाद जो जयशंकर प्रसाद हैं उनकी कविता की कुछ लाइनें यहाँ पर दी गई हैं जो जिसमें हमें माधुर्य का जो गुण है वो देखने को मिलता है, ठीक है? इसके बाद लिखित भाषा के बाद आता है मौखिक भाषा, ठीक है? तो आप यहाँ पर मौखिक भाषा के बारे में देख सकते हैं, ठीक है? इस तरह से क्या है, मौखिक भाषा को प्रस्तुत किया जा सकता है अगर हम प्रस्तुत करें तो आप ध्यान में रखना इसे, ठीक है? ये रहा इसका आंसर है। यहाँ पर उदाहरण के साथ सब कुछ बताया गया है, आप इसे पढ़ लेना। इसके बाद मौखिक भाषा के बाद आता है आंगिक भाषा, ठीक है? तो आंगिक भाषा भी आप देख लेना। यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है, ठीक? इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, संचार माध्यमों का स्वरूप स्पष्ट कीजिए, ठीक है? जो संचार माध्यम होते हैं उनका स्वरूप आपको स्पष्ट करना है, उनका स्वरूप कैसा होता है, ठीक है? तो आप इसे पढ़ लेना। तो जो संचार माध्यम होते हैं ना, उन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है मुद्रित माध्यम, श्रव्य माध्यम, ठीक है? फिर दूसरा आता है दृश्य श्रव्य माध्यम, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पर मुद्रित माध्यम के बारे में बताया गया है कि मुद्रित माध्यम क्या होता है, ठीक है? तो आप इसे देख लेना। इसके बाद यहाँ पर श्रव्य माध्यम के बारे में बताया गया है, ठीक है? और लास्ट में है दृश्य श्रव्य माध्यम के बारे में, ठीक है? तो आप ये पढ़ लेना खुद से अच्छे से। और आगे हम बात करते हैं फिर इसके अंदर संचार के अंदर नए संचार माध्यम की, जिसके अंदर आता है कंप्यूटर, ठीक है? इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, और यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला गैस पेपर देखते हैं। हमारा तीसरा गैस पेपर है, ठीक है? हमारा क्वेश्चन है इसमें, संप्रेषण को परिभाषित कीजिए, ठीक है? अब आपको इसके अंदर संप्रेषण को परिभाषित करना है कि जो संप्रेषण होता है वो क्या होता है, ठीक है? तो आप इसे पढ़ लेना। यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है, ठीक? इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मक लेखन की भाषा के विभिन्न रूपों को स्पष्ट कीजिए। जो सृजनात्मक लेखन होता है उसकी भाषा के विभिन्न रूपों के बारे में आपको बताना है और उन्हें स्पष्ट करना है। तो आप इसका आंसर ये देख सकते हैं, ठीक है? फीचर की भाषा होती है, निबंध की भाषा दी गई है इसके अंदर, ठीक है? और यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्यव्रत और कार्यसूची में अंतर स्पष्ट करते हुए कार्यव्रत लेखन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए, ठीक है? तो ये रहा इसका आंसर, आप देख सकते हैं, ठीक? यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है, ठीक है ना? इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, संवाद की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए, ठीक है? जो संवाद होता है उसकी भाषा शैली पर आपको प्रकाश डालना है, उसके बारे में आपको बताना है कि उसकी संवाद की जो भाषा शैली होती है वो कैसी होती है, ठीक है? यहाँ पर जो है इसका आंसर भी ख़त्म होता है, ठीक? इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है,
साक्षात्कार के विविध रूपों का परिचय दीजिए। ठीक है, जो साक्षात्कार होता है उसके विविध रूप होते हैं, उनके बारे में आपको बताना, उनका परिचय देना है। तो ये आप देख सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, इसे आप पढ़ लेना। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अच्छी संवाद रचना के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, जो संवाद रचना होती है उसके लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम एक अच्छी संवाद रचना करना चाहते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो बताना है आपको। तो आप ये पॉइंट हम देख सकते हैं, इन पॉइंटों को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, ठीक है। इसके बाद अच्छे संवाद लेखन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं वो बताई गई हैं। तो ये भी देख सकते हैं इसकी विशेषताएं। ठीक है, और यहाँ पर जो होता है हम करते हैं अपनी वीडियो का एंड। ठीक है, तो इस बुक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, सब्जेक्ट के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, हमने उन सभी को देख लिया है, साथ ही में उनके आंसर्स भी देख लिए हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आते तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड इसका जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप वहाँ से डायरेक्ट चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और PDF का एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।